तो 5 मई 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है आपका मैरीटाइम बाउंड्री बारे। अब मैरीटाइम बाउंड्री क्या होता है? मैरीटाइम बाउंड्री बेसिकली जो आपके समुंदर की साइड पे कहाँ तक एक कंट्री क्लेम कर सकती है उसे कहते हैं मैरीटाइम बाउंड्री। तो आपके टोटल ये 4 जोन्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग चीजें बढ़ती होती हैं। मैं इन्हें डायग्राम में समझाता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ से ये देखो, ये सबसे पहले इस साइड को लैंड है, ठीक है, जो आपका बीच का और सारा लैंड का एरिया आ गया। अब यहाँ पे कोई भी लेक हो, कोई भी रिवर हो, कुछ भी है, इनके ऊपर 100% राइट जिस देश के अंदर ये होते हैं उसी का ही होता है, ठीक है। मतलब ये इन्हें कहते हैं इंटरनल वाटर्स, ठीक है, इंटरनल वाटर्स। चाहे वो लेक हो, चाहे रिवर हो, चाहे इस लैंड बाउंड्री के अंदर अंदर, मतलब ये लैंड बाउंड्री के अंदर कोई भी वाटर बॉडी आ गई, ठीक है, वो सारी की सारी आपके इंटरनल वाटर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस इंटरनल वाटर्स के अंदर देश जो भी, कोई भी, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया अपनी लेक्स को लेके, अपने रिवर्स को लेके कोई भी कानून बनाना चाहे बना सकता है, ठीक है। और बाहर वाले फॉरेन कंट्री के जो शिप्स हैं या वेसल्स हैं, उन्हें हमारे ये इंटरनल वाटर्स में आना अलाउड नहीं है। जैसे कि मतलब यहाँ पे अगर कोई रिवर ओपन हो रही थी, ठीक है, तो समुंदर की तरफ एंट्री है ना, ऐसा नहीं है किसी और कंट्री की कोई शिप यहाँ पे एंटर कर जाएगी बिना हमारी परमिशन के, ठीक है। तो हमारी कंट्री की बोट्स एंटर कर सकती हैं या शिप्स एंटर कर सकती हैं, डिपेंडिंग है कितनी बड़ी वो ओपनिंग है। पर फॉरेन कंट्री की सिर्फ अगर हम परमिशन देंगे वो तभी ही एंटर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही लैंड खत्म होता है, इसके बाद अगले जो 12, देखो पानी में आपके किलोमीटर्स की जगह ना नॉटिकल माइल्स मेजर किए जाते हैं। लैंड से समुंदर की तरफ जो पहले 12 नॉटिकल माइल्स हैं, इन्हें कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। ये टेरिटोरियल वाटर पे भी 100% राइट स्टेट का है, यानी कि इंटरनल वाटर पे भी 100% हमारा राइट है। ये टेरिटोरियल पहले 12 नॉटिकल माइल्स तक भी 100% हमारा अधिकार है। हम जो मर्जी कानून बना सकते हैं, जैसे मर्जी कानून बना सकते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर है, ठीक है। इसके बाद अगले पढ़ते हैं, उससे अगले 12 नॉटिकल माइल्स, जिन्हें कहते हैं कंटीजियस जोन्स। अब यहाँ पे ये 12 नॉटिकल माइल्स में फर्क क्या है, देखो का इसके रिगार्डिंग भी हम लॉज बना सकते हैं, पर यहाँ लॉ बनाने की ना पावर लिमिटेड है। एक तो हम फॉरेन वेसल्स को यहाँ फ्रेंडली पैसेज से मना नहीं कर सकते, कंटीजियस में भी नहीं, ना एक्सक्लूसिव, इन दोनों में फ्रेंडली पैसेज नहीं मना कर सकते होते, ठीक है। फ्रेंडली पैसेज का मतलब है कि लेट्स सपोज कोई वॉरशिप भी है, वॉरशिप भी इस एरिया से पास कर सकती है, बस एक कंडीशन होना चाहिए कि वो हमें थ्रेटन नहीं कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है अब वॉरशिप जा रही है, अगर उसकी सारी गन्स हमारी लैंड की तरफ घूमी हुई हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कहीं अटैक करने के पर्पज से है, तो वाइड शिपिंग करनी पड़ती है, उसे कहते हैं, जब फ्रेंडली शिपिंग को एक्चुअल टर्म में कहते हैं वाइड शिपिंग। वाइड शिपिंग में क्या होता है, तुम्हें अपने आप को दिखाना होता है कि मैं पीसफुली यहां से निकलना चाहता हूँ, ठीक है। ये यूजुअली कंट्रीज तब करती हैं जब दो देशों के बीच में ना बहुत ही कम गैप हो, जैसे आपके फ्रांस और आपके इंग्लैंड के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है? इस साइड पे ये आपका सारा ब्रिटेन पड़ता है, पूरा आइलैंड है, और इस साइड पे यूरोप का हिस्सा पड़ता है, जिस साइड पे फ्रांस है। इंग्लिश बिल्कुल इंग्लिश चैनल सर। यहाँ पे इन दोनों की ये जो बीच में वाटर बॉडी है ना, यहाँ पे पड़ता है आपका इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, अब ये जो इंग्लिश चैनल है जो इन दोनों के ये बीच में पड़ गया, बेसिकली इस इंग्लिश चैनल में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स और उसके बाद इतना डिस्टेंस है नहीं,
तो अगर किसी भी और कंट्री की, जैसे रशिया ने यहाँ से शिप निकालनी है, अब रशिया को तो पहले 24 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर ही पड़ जाएगा वो दोनों साइड पे, तो ऐसे तो किसी ना किसी को तो थ्रेटन एक टाइम पे कर ही रहा है, तो ऐसे तो किसी को भी यहाँ से शिप निकालनी है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होता क्या है, अलाउ किया गया है कि आप कंटीजियस वाटर से अपनी वॉरशिप्स भी निकाल सकते हो, बस थ्रेटन नहीं होना चाहिए, वाइड शिपिंग होनी चाहिए। वो वाइड शिपिंग का यही मतलब होता है कि आपने इस पैसेज से फिर करना क्या पड़ता है, गन्स बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और नीचे को झुकी होती हैं, और उस पैसेज से तुम निकल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट जोन बचता है, पहले 12 नॉटिकल माइल्स थे टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद लैंड बेस से अगले टोटल करके 24 नॉटिकल माइल्स हो गया, अगले 12 नॉटिकल माइल्स जो थे, टोटल 12 + 12 24 हो गया ना। उसके बाद है ये 200 नॉटिकल माइल्स। ये देखो जो लैंड होता है ना, ये सारे डिस्टेंस यहां से मेजर किए जाते हैं। ये 200 नॉटिकल माइल्स एक्चुअली शुरू होता है, ये 24 को ये ऑलरेडी गिन चुके हैं। इसके बाद आगे जितना एरिया ये बचा है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ के लिए हम कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इसे रेगुलेट कर सकते हो, पर इसे, ये एरिया समुद्र का वो एरिया है जिसे तुम इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे कोई भी कंट्री चाहे, जिस कंट्री के मतलब ये हिस्से में पड़ेगा, कोई और कंट्री नहीं, जिस कंट्री, जैसे ये इंडिया की कोस्ट लगा लो, इंडिया के कोस्ट के यहाँ पे लेट्स सपोज हमें ऑयल के रिजर्व्स मिल जाते हैं समुद्र के नीचे, ये ऑयल के रिजर्व के ऊपर इंडिया का हक होगा, और इंडिया यहाँ से इन्हें ड्रिलिंग करके यहाँ से ये ऑयल निकाल सकता है। मतलब ये 200 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री तक आपका एरिया है जहां तक आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहां तक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब करने को तो यहाँ स्टार्टिंग में भी ऑयल मिल गया, यहां से भी निकाल लेंगे, पर इकोनॉमिक्स की हमें पावर मिली है 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक। बाकी कहाँ तक हम 100% कानून बना सकते हैं, उसके बाद 20, ये जो अगले 12 नॉटिकल माइल हैं जो 24 की बाउंड्री बन गई, यहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, कोई टैक्सेशन के रिगार्डिंग ऐसे कानून बना सकते हैं। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अलाउ करता है। इसके बाद पड़ जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इसके बियॉन्ड वो फ्री वाटर्स हैं, उसके अंदर सारे देश बराबर हैं। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट इसमें? अब एक इसके साथ एक और फैक्ट, मैंने, जिन्होंने पहले से करंट अफेयर्स लगा रहे हैं उन्हें पता होगा अगर याद है तो, ये तो था अगर तुम शिप से जा रहे हो, ठीक है, ये तो अगर तुम पानी से ट्रैवल कर रहे हो। अगर लेट्स सपोज एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा है, इंडिया की बाउंड्री कहाँ खत्म होगी एयरक्राफ्ट के लिए? अगर इंडिया के कोई लेट्स सपोज एयरफोर्स का कोई प्लेन है, लैंड के ऊपर तो, लैंड पे तो देखो कंट्रीज में साफ बॉर्डर बन जाती है, ठीक है, जमीन के ऊपर तो बॉर्डर बनी होती है, बस वहीं तक फ्लाई कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड किसी और के तुम एयर स्पेस एंटर कर जाओगे। हमारी समुंदर में एयर स्पेस कहाँ खत्म होती है? हमारी समुंदर में एयर स्पेस खत्म होती है जहां तक हम 100% राइट होल्ड करते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी एयर स्पेस हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री मतलब ऐसे ही करती है, तो ये चीज़ जनरल फैक्ट के तौर पे। तो मैरीटाइम बाउंड्रीज यही बन जाती हैं जब कंट्रीज के ये जो बाउंड्रीज होते हैं इन्हें मैरीटाइम बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है। ये जितने भी ये डिविजन्स की हुई हैं, ये ना यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, इसके अंडर आपकी ये सारी डिविजन्स की हुई हैं और सारी कंट्रीज में बांटी हुई हैं ये। अब ये ट्रीटी को सारी कंट्रीज नहीं मानती, एक स्पेसिफिक कंट्री, बाकी तो चलो छोटी मोटी कंट्री है, एक स्पेसिफिक कंट्री जो इस ट्रीटी को नहीं मानती वो है यूएसए। यूएसए ने इसे आज तक मतलब रेटिफाई नहीं किया, तो इसे ज्वाइन नहीं किया इस ट्रीटी को, तो यूएसए इसे नहीं मानता, तभी वो दूसरों के
वाटर बॉडीज में भी घुसा रहता है। जैसे कुछ टाइम पहले एक और करंट अफेयर, ये क्यों याद करना जरूरी है, क्योंकि ये करंट अफेयर थोड़ा टाइम पहले और भी एक चीज में था आपके ना, लक्षद्वीप के पास, लक्षद्वीप के बिल्कुल पास में आपके अमेरिका ने पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। तो इंडिया और यूएसए के जब रिश्ते इतने अच्छे हैं, तब तुम किसी के 12 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस में आके ये सारी एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा वायलेशन मानी जाती है। पर अमेरिका कहता है कि क्योंकि हम इस ट्रीटी को मानते ही नहीं है, तो हमारे लिए तो सारा समुंदर ही बराबर है। पर ये किसी देश को थ्रेटन करने वाली बात है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स के इतने पास आके तुम नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हो। तो ये चीज़, इसलिए ये सारा जो डायग्राम है, कहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ याद रखना। आपके पुरानी मैगजीन्स में इसे डिटेलली भी कवर किया हुआ है। आने वाली जब ये मे की मैगजीन बनेगी, उसमें भी ये पूरी तरह डिटेल में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके एक इलेक्शन कमीशन की जो टेम्पररी पोस्ट बनती है, जहां पे भी इलेक्शन होते हैं, उसके बारे, वो है रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? बेसिकली रिटर्निंग ऑफिसर ना हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलॉट किया जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हो उसकी। देखो, हमारे इंडिया में जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं, लेट्स सपोज एक स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमेशा देखा होगा स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक तरह से ये मतलब होता है, कोई भी रैंडम जगह शेप बना देते हैं, सारी की सारी स्टेट को जितनी भी सीटें होंगी स्टेट असेंबली में, हम स्टेट असेंबली के एग्जांपल ले रहे हैं, जितनी भी स्टेट असेंबली में सीटें होंगी उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं। अब अगर तुम यही डायग्राम देखोगे, क्या सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने बराबर बनाई है? नो नो सर। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी छोटी क्यों है? क्या रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी छोटी होती है? पॉपुलेशन की वजह से बिल्कुल, सर। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एक एरिया को बनाने का रीजन क्या होता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती क्या है कि इस एरिया के लोग, हर एरिया के लोग अपना कोई एक पर्सन फाइनली इलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे तुम जाते हो, अगर ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन पे बटन बने हैं, तुमने अपना एक कोई बटन दबा के आ जाना है जिससे भी तुमने चुनना है। ठीक है, ऐसे ही सारे लोग बस एक एक बटन दबाएंगे, जिसे सबसे ज्यादा वोटें मिलती हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है। ऐसे ही हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटें डल रही हैं और अलग अलग कैंडिडेट जीतते जाते हैं, फिर जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें बनती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है। पर तुम सिर्फ एक कैंडिडेट चुनते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो तो बाद में जाके डिटरमाइन होता है कि कितने लोगों को, एक ही पार्टी के लोगों को सीटें मिल गई। ये भी हो सकता है कि सारी अलग अलग पार्टीज बनी हो, सारी अलग अलग सीटें बन जाए, कुछ भी हो सकता होता है। तो हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साइज हैं, इसमें ये बड़े छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया है इंडिया में पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब जहां पे जिस एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम होगी, ठीक है, लेट्स वो सिटीज नहीं है, ज्यादातर रूरल एरियाज है, तो ऑब्वियसली जमीनें ज्यादा होंगी, दूर दूर घर होंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने आप ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन इतने बड़े एरिया में शायद करके 10 लाख लोग हैं। और किसी एरिया में अगर शहर भरे पड़े हैं, वो शायद इतने को एरिया में ही 10 लाख लोग हो गए हैं। तो पॉपुलेशंस ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में, ये कोशिश की जाती है आपके इसके थ्रू। तो आपकी इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो वोटें गिनी जाती हैं, अब जब जैसे अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए हैं, उसी के कंटेक्स्ट में रिटर्निंग ऑफिसर आया हुआ है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटें डल रही हैं। होता क्या है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। इंडिया में ना एक पोलिंग बूथ के लिए बहुत ही यूनिक चीज है। देखो, फॉरेन में क्या होता है, जैसे अमेरिका के ना इलेक्शन में एक बहुत बड़ी फ्लॉड चीज है। ठीक है, हम अमेरिका को चाहे जितनी मर्जी डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, पर अमेरिका में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि अमेरिका के इलेक्शंस में तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी लाइनों में खड़ना पड़ता है वोट डालने के लिए, और लिटरली लोगों को 4-4 5-5 घंटे भी कई बार वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पे पोलिंग बूथ बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ पे ना पोलिंग बूथ 2 क्राइटेरिया से किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे 2 क्राइटेरिया क्या है पोलिंग बूथ बनाने के? आपके घर के हमेशा पास होता है ना, तो कैसे पास होता है?
एक पोलिंग बूथ की हमने तो सबसे पहले तो लिमिट फिक्स की हुई है कि एक पोलिंग बूथ मैक्सिमम कितने लोगों को केटर करेगा। या तो एक पोलिंग बूथ में 1500 लोग हों और ये पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर ही होना चाहिए किसी भी पर्सन के घर के, ताकि वो आराम से वहां से आ जा सके। ठीक है, तो अंदर बहुत सारे पोलिंग बूथ अलग अलग एरिया को ऐसे केटर करने के लिए फिर बनाने पड़ते हैं। अब इसका होता क्या है, इसके बाद जब सारी वोटें डल जाती हैं, सारी ईवीएम मशीन्स को एक सेंटर में इकट्ठा किया जाता है और वहां पे काउंटिंग शुरू करते हैं हम उसकी। अल्टीमेटली ये जो काउंटिंग के ऊपर प्रिसाइड कर रहा होता है, जो सारी काउंटिंग करवाता है, सारी मशीनों का टोटल हो रहा होता है, सारे जोड़ रहे होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है आपकी रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर। तो रिटर्निंग ऑफिसर आपका पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर के बारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। अगर कभी आपको पेपर में आ जाए रिटर्निंग ऑफिसर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गलत। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे लिखा हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से आता है, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, क्योंकि कोई एक्ट जुड़ा हुआ है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसका काम है पोल्स कंडक्ट करवाना, काउंटिंग प्रोसेस करना, और लास्ट में जितनी वोटें डली हैं हमेशा रिटर्निंग ऑफिसर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताता है कि विनर कौन है। जिस पर्सन का नाम रिटर्निंग ऑफिसर ने डिक्लेयर कर दिया ना कि ये पर्सन विनर है, वही पर्सन को विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो फाइनली साइन करके भेजता है डॉक्यूमेंट कि ये पर्सन जीत गया। ठीक है, तो इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर की पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आज न्यूज इसी के बारे थी, बिकॉज क्योंकि नंदीग्राम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे आपकी ममता बनर्जी हार गई हैं, तो उन्हें लगातार जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर था उसे ना लाइफ थ्रेटनिंग उसके ऊपर, मतलब उसे लगातार थ्रेट्स आ रहे हैं। तो उसकी उसके प्रोटेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि उसे और सिक्योरिटी, मेडिकल सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, ताकि वो सेफली रह सके वहां पे कुछ टाइम। क्लियर है? तो ये सारे के सारे इस चीज का प्रिंसिपल है। इसके बाद लास्ट करंट अफेयर जो आज इसका था वो है ग्रुप ऑफ 7 क्या है, G7 कंट्रीज कौन है या ग्रुप ऑफ 7 कौन है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, ये सारे देश हैं। ओरिजिनली वैसे ये G8 होता था, पहले ये G8 होता था, इसका रशिया भी मेंबर था। पर जब रशिया ने क्या किया कुछ साल पहले, आपके ना यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था, तो ये सारी कंट्रीज ने मिलके तब रशिया को इससे बाहर निकाल दिया और अब ये सिर्फ G7 रह गया। ठीक है, ये G7 ये वो कंट्रीज हैं, G7 वो कंट्रीज हैं जो दुनिया की एक तो वेल्दीएस्ट कंट्रीज हैं, सबसे अमीर कंट्रीज हैं, और सारी की सारी डेमोक्रेसीज हैं ये। तो एक वेल्दी डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, वेल्दी डेमोक्रेसीज हैं ये। तो इसके मेंबर्स 58%, मतलब इसकी टोटल सारे मेंबर्स की टोटल वेल्थ, दुनिया की ऑलमोस्ट मतलब 60% वेल्थ यही 7 देशों के पास है। ठीक है, और दुनिया का 46% जो जीडीपी है वो इन्हीं से आती है। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल नेशंस है। क्लियर है? यानी एडवांस्ड इकोनॉमीज भी बोला जाता है ये सब कुछ। तो ये आपका ग्रुप ऑफ 7 है। लास्ट ईयर यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ गया था, G20 इन कंट्रीज में से, मतलब लास्ट ईयर, क्योंकि G20 बहुत ही यूनिक हुआ था लास्ट ईयर, G7 इतना कोई यूनिक नहीं है वैसे तो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, पर मैं वैसे बता दूं कैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लास्ट ईयर G20 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री G20 के मेंबर नहीं है। ठीक है, तो G20 बेसिकली 20 देशों का ग्रुप है जिसमें इंडिया भी पार्ट है। लास्ट ईयर G20 बहुत खास इसलिए था क्योंकि G20 पहली बारी आपके मिडल ईस्ट के एक देश में हो रहा था। कौन से देश में हुआ था? थोड़े दिन पहले हमने करंट अफेयर में मैंने बताया, सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरेबिया में, ठीक है। आपके मेंस वाले वो आंसर राइटिंग में था ना, एडिटोरियल्स में, तो आपके सऊदी अरेबिया में होके हटा है G20 पिछले साल, जहाँ पे वो क्लाइमेट, वो सारी चीज़ें, सऊदी अरेबिया का जो इनिशिएटिव है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इस कारण पहली बारी G20 जब से शुरू हुआ है, पहली बारी वो मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में हुआ है। इस कारण वो खास था, ठीक है। जब ऐसी कोई, देखो ऐसे जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, जो बहुत ही स्पेशल इवेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये पहली बारी हो रहा है, या कोई चीज कहीं पे पहली बारी हो रही है, या उसे जो आपकी मतलब वो होती हैं कि स्पेशल ईयर्स जो होते हैं, किसी चीज को 10 साल पूरे हो गए, 25 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए हैं, वो इवेंट्स पेपर में आने के चांसेस रखते होते हैं। जैसे 1921 हमारे मॉडर्न इंडिया में कुछ हुआ था 21 में, 20 में तो मूवमेंट शुरू हुई थी, 21 में अगर कुछ हुआ है हिस्ट्री में, तो वो चीज़ अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस साल के पेपर के लिए वो हमेशा जो 100 साल या किसी चीज़ को 50 साल पूरे हो रहे हैं, 25 साल पूरे हो रहे हैं, या 100 साल पूरे हो रहे हैं, इन्हें हमने स्पेसिफिकली उन इवेंट्स को हमेशा पढ़ना होता है, ठीक है। या कोई चीज़ पहली बारी कहीं पे हो रही है। तो ये थे आपके सारे करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट? नो। ये थे आपके करंट अफेयर।